Hello friends, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear friends, Civil Procedure 1908 यानी कि CPC, सिविल प्रोसीजर कोड में हमने कई सारे वीडियोस की सीरीज बनाई है। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं ये आपके प्री एग्जाम के लिए भी और मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक के साथ हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेरी इंजंक्शंस के बारे में। सीपीसी में ऑर्डर 39 रूल 1 से लेकर रूल 5 तक टेम्परेरी इंजंक्शंस की बात करता है। देखिए, टेम्परेरी इंजंक्शंस एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स ये ऑर्डर 39 में दिया गया है। रूल 1 से लेकर 5 तक टेम्परेरी इंजंक्शंस की बात करता है ऑर्डर 39 और रूल 6 से लेकर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स की बात करता है। आज के वीडियो में हम टेम्परेरी इंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, रूल 1 यहाँ आपको बताता है कि ऐसे कौन से ग्राउंड है जिसपे कि टेम्परेरी इंजंक्शन दी जा सकती है। इंजंक्शंस का कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रीच में अगर रिपीटिशन हो रहा है तो वहाँ पे उसको किस तरह से रिस्ट्रेन किया जाएगा, रूल 2 ने बताया। और अगर कोई इंजंक्शंस को ब्रीच करता है, डिसोबीडियंस करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। इस तरह से हम सारे रूल्स के बारे में पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि हम टॉपिक के साथ आगे चलें, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इंजंक्शन होती क्या है। देखिए, जो इंजंक्शन है ये एक जुडिशियल प्रोसेस होती है जो किसी भी व्यक्ति को ऐसा आदेश दे सकती है कि आप ये काम करेंगे या आप ये काम नहीं करेंगे। It means it is a judicial process whereby a party is required to do something or to refrain from doing something. इंजंक्शंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने किसी के ऊपर कोई मुकदमा दायर किया है, वो जमीन को लेकर कोई विवाद है दोनों के बीच में। अब प्लेंटिफ का उसके ऊपर राइट बनता है, लेकिन जब तक डिक्री आएगी तब तक डिफेंडेंट क्या कर सकता है कि उसको डिस्पोज ऑफ कर दे या उसको डिस्पोजेस कर दे उस प्रॉपर्टी से। तो उसके प्लेंटिफ के जो राइट्स है उनको सेफगार्ड करने के लिए इंजंक्शंस देनी पड़ती है। इसके नेचर के बेस पे इसको प्रोहिबिटरी इंजेक्शंस भी कहा जाता है और कुछ मैंडेटरी इंजेक्शंस भी होती हैं जिससे कि आपको काम करना पड़ेगा। ये तो होगी टाइप ऑफ इंजेक्शंस। देखिए, इंजेक्शंस को दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक तो आपके सीपीसी में प्रोविजन दिया गया है ऑर्डर 39 में। दूसरा जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हैं 1963 में, तो वहाँ पे सेक्शन 38 से लेके सेक्शन 42 तक भी टेम्परेरी इंजेक्शंस की बात की गई है। अब दिया कैसे जाता है, देखिए इसमें क्या होता है कि प्राइम फेसिया केस बोलते हैं। प्राइम फेसिया केस का मतलब होता है, ये सबसे पहला रूल माना जाता है कि भाई जो व्यक्ति जिसने डिमांड की है इंजंक्शंस की, उसका जो केस है दैट शुड बी प्राइम फेसिया। कहने की बात ये है कि जो उसकी इंटेंशन है वहाँ पे वो बोनाफाइड होनी चाहिए, तभी उसको मिलेगा। अब कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेंटिफ ही अप्लाई कर सकता है, डिफेंडेंट भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के हिसाब से नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पार्टी के हिसाब से पढ़ना है। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आपकी इंजंक्शन होती है, ये सिर्फ पार्टी के अगेंस्ट में इश्यू हो सकती है, यानी कि आइदर अगेंस्ट द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट। ये किसी भी थर्ड पर्सन या कोई आउटसाइडर स्ट्रेंजर है उसके लिए इश्यू नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम अभी सभी नियमों को देखते हैं। नियम 1 पर चलते हैं सबसे पहले। रूल 1, केस इन विच टेम्परेरी इंजेक्शन में बी ग्रांटेड। रूल 1 आपको ये बताता है कि ऐसे कौन से ग्राउंड है जिन पर इंजंक्शंस की डिमांड होती है और इंजंक्शन ग्रांट की जा सकती है। देखिए, जब किसी भी मुकदमे में एफिडेविट के द्वारा या किसी दूसरे तरीके से ये साबित किया जाता है, क्या साबित किया जाता है कि एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज इन डेंजर, की जो हमने अभी बात एग्जांपल में बात की थी कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है हमारे सूट में वो डेंजर में है। कैसे डेंजर में है? ए ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और अलाइनेटेड बाय एनी पार्टी टू दिस सूट। यहाँ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की बात नहीं की गई है, यहाँ बोला गया एनी पार्टी टू दिस सूट। रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, या उसको गलत तरीके से बेच सकता है, तब इंजंक्शन की डिमांड हो सकती है। That the defendant threatens or intend to remove the dispose of his property, या तो भाई जो डिफेंडेंट है वो थ्रेट दे दे या उसकी इंटेंशन ऐसी हो कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दे।
तो उस केस में भी इंजंक्शन की डिमांड की जा सकती है। सी यहाँ पे कहता है कि दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉज इंजरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट। या तो प्लेंटिफ को डिस्पोजेस कर दे उस प्रॉपर्टी से, या उसको प्रॉपर्टी से रिलेशन में कोई इंजरी पहुंचाए। तो कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, टेम्परेरी इंजंक्शंस का ऑर्डर ग्रांट कर देगा टू रिस्ट्रेन सच एक्ट, कि वो ऐसा काम नहीं करेगा। जब तक मुकदमा चलेगा वो उस प्रॉपर्टी को ना बेच सकता है, ना उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है। इस तरह का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है, और या फिर जैसा भी ऑर्डर कोर्ट को सही लगेगा वो यहाँ पे दे देगा। तो ये आपका नियम एक बात करता है। नियम 2 देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ द ब्रीच। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक के बाद एक कुछ काम किए जा रहा है, या ब्रीच जो किया है उसकी कंटिन्यूटी वो चल रही है, तो उसके लिए भी एक इंजंक्शन दी जा सकती है कि दोबारा से ये काम ना किया जाए, रिपीट ना हो, और जो ब्रीच को आपने किया है वो रोक दिया जाए यहीं पे। बेरेक यहाँ पे कहता है इन एनी सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड वेदर कंपनसेशन इज क्लेम्ड इन द सूट और नॉट। चाहे वहां पे कंपनसेशन क्लेम किया गया चाहे नहीं किया गया है, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहे वहां पे कंपनसेशन हुआ या नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता है। प्लेंटिफ में एट एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द सूट, प्लेंटिफ जो है मुकदमा दायर होने के बाद कभी भी, एंड आइदर बिफोर और आफ्टर जजमेंट, जजमेंट से पहले भी और बाद में, यहाँ पे ध्यान दें जजमेंट के बाद भी कर सकता है। क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कोर्ट में कि एक टेम्परेरी इंजंक्शन दे दी जाए सो दैट डिफेंडेंट कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम द डूइंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी कंप्लेंट, कि या तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करे या वो इंजरी जिसकी कंप्लेन की गई है वो ना कर पाए। तो इस तरह से मतलब टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए वहां पे दे सकता है। अब कोर्ट का यहाँ पे क्या ड्यूटी बनती है, कोर्ट में और बाई ऑर्डर ग्रांट सच इंजंक्शन और सच टर्म्स एज टू द ड्यूरेशन ऑफ इंजंक्शन कीपिंग एन अकाउंट गिविंग सिक्योरिटी और अदरवाइज एज द कोर्ट थिंक्स फिट। कोर्ट उसको बोल सकता है अदर पार्टियों की आप भी कोई सिक्योरिटी जमा कराओ, नहीं तो आप कुछ कर दोगे पीछे से, या जैसा भी न्यायालय को न्याय की दृष्टि से उचित लगता है वैसी कार्रवाई न्यायालय कर सकता है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे रूल 2A है, 2A को यहाँ पे इंसर्ट किया गया था 1976 में। 2A क्या बात करता है, ये कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि मान लीजिए एक इंजंक्शन ग्रांट कर दी भाई, रूल 1 और 2 में, 1 में ग्राउंड दिए गए थे, 2 में इंजंक्शन की डिमांड की गई, कोर्ट ने ग्रांट कर दी। लेकिन अब क्या करती है अदर पार्टी की उसको डिसओबीडियंस कर देती है या ब्रीच कर देती है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। भाई न्यायिक न्यायालय निर्णय को आपने नहीं माना, न्यायालय के आदेश को नहीं माना, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया कि इन द केस ऑफ डिसओबीडियंस, जब वो डिसओबीडियंस कर देता है किसकी, इंजंक्शन की जो ग्रांट की गई थी, या तो किसी दूसरे आदेश के द्वारा, या फिर इंजंक्शन किसके अंडर दी गई थी, रूल 1 और रूल 2 के द्वारा। ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स विच द इंजंक्शन वाज ग्रांटेड, भाई जिस कंडीशंस के ऊपर जिन शर्तों पर इंजंक्शन दिया गया था आप उनका वॉयलेशन कर देते हैं। तो कोर्ट क्या करता है, जिसने इंजंक्शन दी थी या ऐसा आदेश दिया था, या फिर इसके अलावा कोई ऐसा कोर्ट जहाँ पे वो ट्रांसफर हो गया, मान लीजिए भाई कोई कोर्ट अभी है सूरत में है, उसने कुछ इंजंक्शन ग्रांट की थी, लेकिन बाद में वो जो केसेस है वो ट्रांसफर हो गया किसी अदर कोर्ट में, तो अदर कोर्ट भी यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए पेनल्टी लगा सकती है। कैसे लगाएगी, इट मे ऑर्डर द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसोबीडियंस, जिस व्यक्ति ने इंजंक्शन का पालन नहीं किया है या जिसने ब्रीच किया है उसकी प्रॉपर्टी क्या करेगी, अटैच कर लेगी। और मे आल्सो ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिटेन, और उसको सिविल जेल में भेज सकती है। नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा नहीं, इसको याद रखें सिविल मामलों में किसी को भी 3 महीने से ज्यादा सजा नहीं होती है। ये हमने अरेस्ट एंड अटैचमेंट में पढ़ा था। अनलेस इन द मीन टाइम कोर्ट डायरेक्ट हिज रिलीज, हो सकता है कि 3 महीने से पहले कोर्ट उसको आदेश दे दे छोड़ने का, या तो तब तक या फिर मैक्सिमम 3 महीने के लिए उसको अरेस्ट भी कर सकती है सिविल जेल में।
रूल 2A का सब रूल 2 कहता है कि नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 ईयर। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट कर लें कि जो अटैचमेंट है ये मोर देन 1 ईयर नहीं चलेगी। तो कितने टाइम के लिए अटैच कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ों को अपने बैरेक्ट में हाईलाइट करते हुए चलें। और जब भी आप वीडियो सुनते हैं तो इसे हेडफोन लगाकर सुने, जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगी। तो कोई भी अटैचमेंट जो रूल 2A के अकॉर्डिंग की गई है, यानी कि डिसओबीडियंस में इंजंक्शन के, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी। एट द एंड ऑफ द टाइम इफ डिसओबीडियंस और ब्रीच कंटिन्यूज, और मान लीजिए अभी 1 साल हो गया लेकिन अभी भी उसने उसकी डिसओबीडियंस और ब्रीच कंटिन्यू है, तो जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है दैट मे बी सोल्ड, उस अटैच प्रॉपर्टी कोर्ट क्या करेगा, बेच देगा। और जो कंपनसेशन न्यायालय को उचित लगता है वो एग्रीव्ड पार्टी को दे देगा, और जो बैलेंस बचेगा वो जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की थी उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अभी देखिए रूल 3 क्या कहता है कि बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। मान लीजिए किसी एक पार्टी ने, पार्टी ए ने कुछ एप्लीकेशन दिया विद एफिडेविट कि मुझे इंजंक्शन चाहिए, जो बी है वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, और कोर्ट एग्री हो जाता है देने पे। लेकिन कोर्ट क्या करेगा कि यहाँ पे अदर पार्टी को एक नोटिस भेजेगा। नोटिस कब नहीं भेजेगा, जब उसको लगता है कि भाई जो जस्टिस है वही यहाँ पे फेल हो रहा है, यानी कि अगर जो ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग द इंजंक्शन है वो डिफीट हो जाएगा अगर डिले हो जाता है, तो इन दैट केस वो बिना नोटिस के भी आगे बढ़ सकता है, इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल कंडीशन है तो अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजेगा। अब मान लीजिए उसने नोटिस नहीं भेजा, तो क्या होगा। अभी यहाँ कुछ प्रोवाइजो दिए गए, हम उन प्रोवाइजोज को देख लेते हैं। रूल 3 का पहला प्रोवाइजो यहाँ पे क्या कहता है कि दैट द वेयर इट इज प्रोपोज टू ग्रांट एन इंजंक्शन विदाउट गिविंग नोटिस। अब मान लीजिए नोटिस नहीं दिया, भाई कोर्ट को लगा कि जो पर्पज है इंजंक्शन देने का वो डिले करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, तब तक वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो सकती है, तो फायदा नहीं रहेगा उसका देने का। तो कोर्ट क्या करेगा, इट शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर इट्स ओपिनियन। भाई कोर्ट को ऐसा क्यों लगा इस बात का वो रीजन रिकॉर्ड करेगा, और उसने किस वजह से इंजंक्शन दी है। एंड रिक्वायर द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट से क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, टू डिलीवर टू द अपोजिट पार्टी और सेंड टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर ग्रांटिंग द इंजंक्शन हैज बीन मेड। कि भाई हमने इंजंक्शन तो दे दी, अब इसको अपोजिट पार्टी को बोलेगा या तो उसको जाके भाई रजिस्टर्ड पोस्ट से दो, या कैसे भी तो जल्दी जल्दी उसको दे दो। अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन, जो कॉपी दी गई थी इंजंक्शन की एप्लीकेशन के लिए, उसके वो किसके साथ में, उसके साथ एक तो एफिडेविट की कॉपी लगेगी, भाई जो आपने एफिडेविट दिया इंजंक्शन मांगने वाले ने, इंजंक्शन मांगने वाले ने जब एप्लीकेशन के साथ में एक एफिडेविट दिया था उसकी कॉपी, कॉपी ऑफ द प्लेंट, प्लेंट की कॉपी, एंड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट जिनके बेसिस पे इंजंक्शन की डिमांड की गई है, ये सारे उसको देने हैं। दूसरा यहाँ पे क्या काम होगा, टू फाइल ऑन द डे ऑन विच सच इंजंक्शन इज ग्रांटेड और ऑन द डे इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कॉपीज ऑफ aforesaid हैव बीन सो डिलीवर्ड और सेंट। भाई या तो उसी दिन या उसके अगले दिन ये अपोजिट पार्टी एक एफिडेविट देगी कि जो डॉक्यूमेंट्स आप ऊपर बताए गए हैं प्रोवाइजो में ए में वो सारे डिलीवर कर दिए गए। ये आपका रूल 3 बताता है। अभी रूल 3A को देखिए, ये भी 1976 में इंसर्ट हुआ था। भाई कोर्ट के उस पर लिमिटेशन भी तो होना चाहिए कि इंजंक्शन को आप मानते हैं कि भाई ये एक इमीडिएट रिलीफ होता है कि जब तक डिक्री नहीं आती तब तक एक जुडिशियल प्रोसेस में एक आदेश जारी कर दिया जाता है किसी भी पार्टी के लिए, ये कुछ काम करने के लिए या कुछ किसी काम को रोकने के लिए। तो कोर्ट के पास जो टाइम लिमिट है वो यहाँ पे 30 डेज का है कि वेयर एन इंजेक्शन हैज बीन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी कोर्ट शैल मेक एन एंडेवर टू फाइनली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज।
भाई जब अपोजिट पार्टी को नोटिस तो नहीं दिया गया, इंजेक्शन देने को आप तैयार हो गए, तो 30 दिन के भीतर भीतर आपको वो क्या करना पड़ेगा, फाइनली डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा करने में कोर्ट किसी भी वजह से समर्थ नहीं है, इज अनेबल टू डू सो, इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर सच इनेबिलिटी। अपनी इनेबिलिटी के लिए ये वे क्यों नहीं कर पाए हम, इस बात का रीजन भी रिकॉर्ड करेगा। रूल 4 को देखते हैं। ऑर्डर फॉर इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज, वैलिड और सेट असाइड। भाई ये एक एक्स पार्टी डिग्री की तरह है। जब इंजंक्शन का आदेश जारी कर दिया गया है तो उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है अपोजिट पार्टी को, इसमें कुछ वेरिएशन भी कर सकता है और उसको सेट असाइड भी कर सकता है। एनी ऑर्डर फॉर एन इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज और वैरिड और सेट असाइड बाय द कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन देयर टू बाई एनी पार्टी डिससेटिस्फाइड विद सच ऑर्डर। लेकिन आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि सेट असाइड तभी होता है जब विदाउट नोटिस इंजंक्शन ग्रांट हो। ठीक है, अगर विद इन नोटिस हुआ है और उसने कोई उसके ऊपर रिवर्स अपने पॉइंट्स नहीं रखे, वहाँ पे अपना मत पक्ष नहीं रखा, तो वो सेट असाइड नहीं होगा। बाकी हम नियम बेरेक्ट पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रोवाइजो यहाँ पे है, दो प्रोवाइजो दिए गए हैं। पहला प्रोवाइजो कहता है कि इफ एन इन एन एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन और इन एनी एफिडेविट सपोर्टिंग सच एप्लीकेशन, या तो जो एप्लीकेशन दी गई थी और या उसके साथ में जो सपोर्टिंग एफिडेविट दिया गया था, कोई पार्टी नोइंगली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट देती है, ठीक है, भी कोर्ट को गुमराह करने के लिए फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे दी और उसके आधार पर उसको इंजंक्शन ग्रांट कर दी जाती है अदर पार्टी को नोटिस दिए बिना। तो जैसे ही कोर्ट को ये चीज़ पता लगती है और अदर पार्टी अप्रूव कर देती है, तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उस इंजंक्शन को वहीं पे कोर्ट नल एंड वॉइड कर देता है। दूसरा प्रोवाइजो यहाँ पे है कि जहाँ पे कोई एक ऐसा आदेश इंजंक्शन के लिए पास कर दिया गया है नोटिस देने के बाद और अदर पार्टी को अपॉर्चुनिटी भी दी गई है कि भाई हम आपको सुनेंगे, तो ऐसे ऑर्डर को ना तो डिस्चार्ज किया जाएगा, ना वेरी किया जाएगा और ना ही सेट असाइड किया जाएगा किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे, एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि where such discharge, variation or setting aside has been necessitated by a change in the circumstances। भाई या तो वो ये साबित करे अदर पार्टी की भी कोई सर्कमस्टांसेस या हालात, यानी कि न्यायालय को ये लगे कि ये बहुत ही अनड्यू हार्डशिप हो जाएगा उस पार्टी के लिए, यानी कि न्याय की दृष्टि से अगर उसको उचित लगता है तभी होगा, यानी कि एक्सट्रीम केसेस में होगा। ये दोनों ही प्रोवाइजो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए। या यहाँ से मेंस के लिए भी क्वेश्चन बनता है। अभी स्पेशली हरियाणा जुडिशरी में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा जुडिशरी का नोटिफिकेशन निकल चुका है, आप सब ने अप्लाई कर ही दिया होगा, तो इनके मेंस की तैयारी को भी साथ साथ में करते चलें, क्योंकि सिर्फ प्री की तैयारी करने से मेंस नहीं निकल पाता है। आपको मेन और प्री के बीच में बहुत कम समय मिलता है, तो यहाँ पे साथ में मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री की अपने आप हो जाएगी। तो क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। आगे चलते हैं, लास्ट रूल हमारा रूल 5, इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर्स। अब मान लीजिए कॉर्पोरेशन को, किसी निगम को कोई इंजंक्शन इशू की जाती है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगम को होगी तो उसके ऑफिसर्स हैं उन पर वो लागू नहीं होती है, ये निगम के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। An injunction directed to a corporation is binding not only on the corporation itself, but also on all members and officers of corporation whose personal action it seeks to restrain। वे उनके जो पर्सनल एक्शन है, अगर उनके लिए रिस्ट्रेन की बात की गई है तो ये उन पर भी लागू होगा, उनके जो एक्ट होंगे वो उन पर भी ये इंजंक्शन लागू होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर फ्रेंड्स। आज हमने इंजंक्शन के बारे में बात की। अगर इसमें आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें mklegalshiksha@gmail.com उस पर भी लिख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली पोल क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो भी मुझे बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्रिपरेशन करते रहिए।
तब तक के लिए जय हिंद।